हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा की थी। तो हमने दो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, दैट इज़ एक तो एटॉमिक रेडियाई थी, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई थी, और दूसरी थी आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अभी तीसरी जो है प्रॉपर्टी वो है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये कैसे वेरी करते हैं ग्रुप या फिर पीरियड के अंदर? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं या फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? मतलब आप लोगों को अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो कि जैसे हम ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेंड टू इंक्रीज। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या होता है? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मोलिकुलर साइज इंक्रीज होता है। मोलिकुलर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना किसका, पोलोनियम का, वो थोड़ा सा मतलब छोटा होता है, छोटा मतलब स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखें। और आप एक्सप्लेनेशन कैसे लिख सकते हो इस चीज़ के लिए? बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम, पोलोनियम का तो स्मॉल ही होगा, ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम बोल सकते हैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप द मोलिकुलर साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज। ठीक है, ड्यू टू विच वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑल्सो इंक्रीजेस and with increase in atomic number therefore melting point also increases. ओके, ये ऐसे आपको एक्सप्लेन करनी है ये वाली प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। ठीक है, ये पता होता है सबको। अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो जो डिक्रीज है, द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम्स, ये बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कहाँ से कहाँ, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। फिर सेकंड है ना, अब अगर इसका कंपैरिजन हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ करें तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे डिफर करेगी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इनकी हायर वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एज कम्पेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ऑक्सीजन है, हमें पता है सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसको किंग बोला जाता है। फिर ऑक्सीजन की आती है, इसको क्वीन बोला जाता है। तो ऑक्सीजन की है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है सेकंड नंबर पे इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आफ्टर फ्लोरीन। तो आप बोल सकते हो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द फर्स्ट बीइंग फ्लोरीन। तो ये हो गया, और ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। अभी हम बात करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कैरेक्टर्स। कौन मेटल होता है, कौन नॉन मेटल होता है इन एलिमेंट्स में से? तो जो फर्स्ट 4 मेंबर्स होते हैं ना, कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम, वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल का जो कैरेक्टर होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, ये ऑक्सीजन और सल्फर के केस में, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के केस में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और सल्फर के केस में, और सिलेनियम और जो टेल्यूरियम होते हैं ना उनके केस में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा सा वीक होता है। क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप जैसे हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये सिंपली ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन टू सल्फर है ना, ऑक्सीजन और सल्फर हैं, इनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रोंगर है। लेकिन जो सिलेनियम और टेल्यूरियम है उनके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा सा वीकर है। ठीक है,
क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट एलिमेंट है, सॉरी कौन सा एलिमेंट, जो पोलोनियम है वो तो मेटेलिक ही होता है और ये रेडियो एक्टिव होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। जो पोलोनियम है वो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है इसके अंदर। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर हमें भी पता है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना शुरू कर देते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एंथैल्पी होती है जब कोई जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, उस टाइम जो हम कंसीडर करते हैं एंथैल्पी को, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए है। तो जो एलिमेंट्स है ना इस फैमिली के, उनकी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। दे हैव नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे सल्फर से पोलोनियम पे, तो ये वैल्यू डिक्रीज होती है। कहाँ से कहाँ डिक्रीज होती है ये डिक्रीज होती है सल्फर से पोलोनियम तक, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब ऑक्सीजन जो है ना उससे ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, बट अनएक्सपेक्टेडली इसकी लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब ऑक्सीजन की जो क्या होगी, लो नेगेटिव, मतलब ये हाईली नेगेटिव होगी इन सारे एलिमेंट्स की, लेकिन ऑक्सीजन की लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप ही देखिए सबसे ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का साइज़ कितना स्मॉल होगा, जिसका भी साइज़ स्मॉल होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है खुद का, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो छोटे से एरिया के अंदर, स्पेस के छोटे से एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और इसीलिए अगर कोई बाहर से और इलेक्ट्रॉन आएगा भाई इसको गेन करवाने के लिए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी फैमिली के अंदर। इसके एक्सप्लेनेशन आप लोग कैसे दे सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन unexpectedly has the low negative electron gain enthalpy. This is due to the small size of oxygen atom, so that its electron cloud is distributed over a small region of space, and therefore it repels the incoming electron. Thus the electron gain enthalpy of oxygen is unexpectedly less negative in the family. ऐसे आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन आप लोगों को पता होगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे कि जो कार्बन होता है ना वो और कार्बन के साथ जुड़ता है, मतलब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन की लंबी सी चेन होती है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कि अपने ही जैसे एक और एलिमेंट्स के साथ या फिर और बहुत सारे अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ना। तो यहाँ पे ना ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो कैटिनेशन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद आइडेंटिकल एटम्स। इस ग्रुप के अंदर सिर्फ सल्फ़र है, उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कैटिनेशन करने की, मतलब जो सल्फ़र है उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी, और ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मिलेंगे हमें जिसमें सल्फ़र और सल्फ़र एटम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन भी दिखाता है, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट में इसकी टेंडेंसी है कि बहुत थोड़ी टेंडेंसी है कैटिनेशन की, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या मिलेंगे, या तो हमें पॉलीऑक्साइड्स मिलेंगे या फिर हमें पॉलीसल्फाइड्स मिलेंगे। तो पॉलीऑक्साइड मान लेते हैं एक H2O2, दिस इज ए पॉलीऑक्साइड। पॉलीऑक्साइड का मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग। तो ये कैसे होता है H2O2, ये होता है HOOH। देखिए आप लोग यहाँ से ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे जो पॉलीसल्फाइड्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, सल्फाइड्स। H2S2 हो गया, जैसे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस जैसा ही होगा, H2S2। फिर है H2S3, इसका स्ट्रक्चर होगा H2S3। फिर हो गया H2S4, इसमें भी सल्फ़र, 4 सल्फ़र जुड़े होंगे, तो ये हो जाएगा HSS और H, ठीक है। तो ऐसे करके जब एक एलिमेंट अपने जैसे ही और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है तो उसको बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। फिर है एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल का
स्टेट का मतलब क्या है, जब ये जो जैसे कि ये एलिमेंट्स हैं अलग अलग, क्या वो कोई मॉलिक्यूल बना के रहेंगे या फिर वो अपनी मतलब एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, मतलब उस एलिमेंट की पार्टिकुलरली स्टेट क्या रहेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एलिमेंटल स्टेट, एट्थ इज एलिमेंटल स्टेट। तो हमें पता ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है, डायटोमिक फॉर्म में ये रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो गैस की फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका O2 जो होता है O2 की फॉर्म में रहता है ना, O डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो पाई बॉन्ड होता है वो बनता है, मतलब पी पाई ओवरलैप होता है दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में, जिससे कि डबल बॉन्ड बनता है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ऑक्सीजन के अंदर वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, और इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में रहता है। दैट मीन्स अगर ये मान लो ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो कौन सा होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे तो आप लोग खुद ही देखिए ये फोर्स है, ये बहुत वीक है, तो ये बांध के तो रख ही नहीं पाएगा इन दो मॉलिक्यूल्स को पास में, तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे और किस फॉर्म के अंदर होंगे, गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ना फैमिली के, इस फैमिली के ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ये स्टेबल पी पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकते, और इसीलिए ये जैसे ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल रहता है ना, वैसे ये M2 टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते। जब जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं ना वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और पॉलीएटॉमिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं जो वो क्या बनाते हैं, पॉलीएटॉमिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मतलब पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स हों, ठीक है, एक या दो से ज़्यादा एटम्स हों। एग्जाम्पल के लिए जो सल्फर और सिलेनियम हो गया, उनके अंदर 8 एटम्स होते हैं हर एक मॉलिक्यूल, मतलब जो सल्फर होता है वो भी Sa8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिलेनियम भी Se8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है रिंग बन जाती है, जिसको बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर सल्फर के लिए अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो जैसे एक कोई किंग का क्राउन नहीं होता, वो वैसा सा होता है, जैसे एक क्राउन बना लीजिए आप लोग, ठीक है, ऐसे करके क्राउन बना लीजिए, ओके। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे सारे के सारे सल्फर आ जाएंगे बचे हुए, तो यहाँ पे कैसे आएंगे, ये जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे सल्फर लगा दीजिए, यहाँ पे सल्फर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ ऑन दिस पोजीशन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर S8, 8 सल्फर है यहाँ पे, लेकिन आप इसको ना ऐसे करके दिखा सकते हो, मैंने जहाँ पे पॉइंट लगाया था आप उस जगह को छोड़ सकते हो, तो ये ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नहीं तो अगर आप लोगों ने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना है तो नॉर्मल भी आप लोग ऐसे बना सकते हैं, एक ऐसे नीचे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। फिर हो जाएगा ये एक इस साइड हो जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा, और एक इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट, तो और सबको इनको जोड़ दीजिए, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, तो ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये इससे जुड़ा होगा, ये वाला इससे जुड़ा होगा, ये इससे और ये इससे, तो ऐसे पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, शेप ऐसी ही आएगी क्राउन जैसी, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी होता है मतलब सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रोप्स बोलते हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, तो ये सब चीज़ें। एलोट्रोपी, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और O3 ओजोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म्स पाई जाएंगी, जैसे कि येलो ऑर्थोरोम्बिक मिलेगा, येलो ऑर्थोरोम्बिक मिलेगा, अल्फा और बीटा मोनोक्लिनिक मिलेंगे, मोनोक्लिनिक फॉर्म्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे सर जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं सल्फर की, ये नॉन मेटेलिक होती है। सिलेनियम जो होता है हमारा वो 8 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर ना हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं, रेड मोनोक्लिनिक,
ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, Se8 की रिंग होती है। ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होता है। थर्मोडाइनमिकली जो स्टेबल फॉर्म होती है, इसकी एक और फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं ग्रे हेक्सागनल, ग्रे हेक्सागनल, ठीक है। ये मेटेलिक सिलेनियम होता है जिसके अंदर हेलिकल चेन्स होती हैं अलग अलग। अब जो एलिमेंट होता है ना, मोस्टली ये एग्जिस्ट करता है अमोर्फस ब्लैक सिलेनियम के फॉर्म में। जो ग्रे सिलेनियम होता है ये सिर्फ अकेला ऐसा एलोट्रोप है सिलेनियम का जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। टेल्यूरियम जो होता है हमारा, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है जो कि ग्रे सिलेनियम जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, चेन स्ट्रक्चर, जैसा कि चेन स्ट्रक्चर होता है इसका, और वो कैसा होता है, ग्रे सिलेनियम जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये वाली कुछ इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स थी। आप लोगों से ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, बट स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता।